देखिए यार, बेसिकली पिछले 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इवेलुएट करने के बाद एक बात क्लियर हो गई, एक बात साफ हो गई कि कभी भी अगर डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आपके बायोलॉजी सेक्शन से आता है ना, तो वो इन्हीं 10 क्वेश्चन से आता है। यानी कि घूम फिर के 10 ही ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके कंप्लीट सिलेबस में क्लास 10th के बायोलॉजी में, कि जहां से आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इस सेशन में बच्चों हम न केवल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अलोंग विद उनके डिफरेंस, उनका पैटर्न और उनमें एग्जैक्टली बिल्कुल सिंपलेस्ट लैंग्वेज में क्या क्या आंसर आप लोग लिख सकते हो, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं गारंटी लेता हूं अगर आप लोगों ने इन 10 क्वेश्चंस को बना लिया अलोंग विद द आंसर, तो अगर आपका डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन बायोलॉजी से आएगा तो इन्हीं में से आएगा, ये 100% गारंटी है। और ये सेशन करीब करीब 10 से 15 मिनट का रहेगा। ये 10 से 15 मिनट आप इस सेशन को अटेंड करने के बाद यू फील एनर्जेटिक एंड कॉन्फिडेंस कि यार यस, अगर ये क्वेश्चन मेरे को आ जाते हैं तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आई विल बी एबल टू अटेंड ऑल दीज क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं एग्जैक्टली बच्चों कौन से हैं वो 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन की जब बात आती है ना, तो ये 100% श्योर क्वेश्चन है। तो सोचा मैंने आपको इसको फर्स्ट नंबर पे डाल दूं ताकि आप लोगों को एक क्लैरिटी हो। क्वेश्चन क्या है कि आपको लिखना है राइट द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द प्लांट हार्मोन एंड एनिमल हार्मोन। एनिमल हार्मोन और प्लांट हार्मोन से डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और ये जो प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन वाले दो क्वेश्चन है, प्लांट एंड एनिमल हार्मोन, तो क्लास आपको क्या करना है, इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से बना लेना है। ये 100% श्योर है आपके फाइनल एग्जामिनेशन में। टेक इट सीरियस, अच्छे से इसको बनाना। अब देखो यार, काफी चीजें आपको पता होंगी, काफी नहीं पता होंगी, लेकिन जो भी सबसे आसान जो डिफरेंसेस है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। अब समझेंगे एग्जैक्टली कि क्या क्या यार डिफरेंसेस है इनके बीच में। इजीली मैंने एक तरफ लिखा है प्लांट हार्मोन, एक तरफ लिखा है मैंने एनिमल हार्मोन। सबसे पहली जो बात है, सबसे पहला जो डिफरेंस है प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन के बीच में, वो है ये कि जिनसे मिलके बनते हैं। यानी कि आपका प्लांट हार्मोन बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलके बना होता है। मतलब कि कोई ज्यादा डिफिकल्ट ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता है। प्लांट हार्मोन की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन जो एनिमल हार्मोन्स है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं। पहला डिफरेंस आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि जो आपके एनिमल हार्मोन आर मेड अप ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और आपके जो प्लांट हार्मोन है वो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं। तो ये पहला डिफरेंस था। सेकंड डिफरेंस की मैं बात करूं तो प्लांट हार्मोन को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जो हार्मोन है ये वन पार्ट से सेकंड पार्ट में कैसे मूव करे हैं, मतलब इनका मूवमेंट किनके थ्रू होता है, इनका मूवमेंट होता है जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज के थ्रू। ये प्लांट में ही मिलते हैं जाइलम और फ्लोएम, तो ये दोनों हेल्प करते हैं इनकी मूवमेंट में। वही आपके एनिमल में जो हार्मोन होते हैं ना, वो ब्लड स्ट्रीम यानी कि ब्लड में घुल के बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक ये मूव ऑन करते हैं। तो यहां पे जो ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों किसके थ्रू होता है, ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होता है। ये सेकंड डिफरेंस है, बहुत आसान है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन के थर्ड डिफरेंस के ऊपर। ध्यान से समझना, प्लांट हार्मोन के केस में नो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द प्लांट ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसाइजेशन ऑफ द हार्मोन। मतलब इस हार्मोन को बनाने के लिए प्लांट में कोई एक स्पेसिफिक पार्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कंप्लीट सिस्टम हम की कह सकते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक पार्ट कोई भी प्लांट का ऐसा नहीं है जो आपका इन ऑर्गन को सिंथेसाइज कर सके, मेड कर सके, बना सके। ये एक बेसिक बात है। अगर आप एनिमल हार्मोन की बात करोगे तो यहां पे देखेंगे कि जो एनिमल हार्मोन है उनको सिंथेसाइज किया जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा। यस, ये काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। एक नंबर का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा एग्जैक्टली कि एनिमल हार्मोन और प्लांट हार्मोन के बीच में 3 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, या कभी कभी 2 में भी आ जाता है। तो ये 3 पॉइंट्स मोर देन सफिशिएंट है। तो ये पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बेस्ड, जो अगर आप लोग अच्छे से बना लेते हो बच्चों तो काफी हेल्प करेगा अगर ये फाइनल एग्जामिनेशन में आ जाता है। अब आते हैं, मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। आपको पता है रेस्पिरेशन का आपका एक टॉपिक है आपके फर्स्ट चैप्टर जो आपका है लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का, उसमें एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। उसी के बेस पे आपको डिफरेंस इन दोनों के बीच में बताना है। तो मैं आपके लिए लेके आया हूं 4 डिफरेंसेस, जिनके बेस पे आप एरोबिक और एनारोबिक को डिफाइन कर सकते हो। सबसे पहला जो डिफरेंस है ना, वो इनकी डेफिनेशन ये बच्चों,
एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? जहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है उस टाइम पे जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है? आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन जहां पे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है ना बच्चों, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। मींस देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आप एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलोगे और प्रेजेंस में हम लोग क्या बोलेंगे? इसको एरोबिक रेस्पिरेशन। ये था आपका डिफरेंस नंबर फर्स्ट। डिफरेंस नंबर सेकंड क्या है कि एग्जैक्टली ये रेस्पिरेशन होने के बाद प्रोडक्ट क्या मिलता है? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जब भी आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो एंड प्रोडक्ट बच्चों आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। एंड रिजल्ट किसके केस में? एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन के केस में आपको इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज ए एंड रिजल्ट मिलेगा। मतलब आप लोग क्या कह सकते हो? C2H5OH, ये इथेनॉल का फॉर्मूला होता है और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड एज ए एंड रिजल्ट मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से रेस्पिरेशन में एंड रिजल्ट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है? तो वो होगा आपका एनारोबिक। या फिर क्वेश्चन क्या हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो वो क्या हो जाएगा? आपका एरोबिक। तो दिस इज द सेकंड डिफरेंस। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में ही एरोबिक रेस्पिरेशन जब भी होगा तो एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगी एज कंपेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत कम लेस एनर्जी रिलीज होती है एज कंपेयर टू द एरोबिक, और यहां पे क्या होती है? मोर एनर्जी रिलीज होती है। तो दिस इज द डिफरेंस नंबर 3। अब आगे चले। इट टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्मा एंड द माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन दो ही जगह पे होता है, साइटोप्लाज्मा और माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एरोबिक रेस्पिरेशन इज टेक प्लेस ओनली द जो आपका क्या है? साइटोप्लाज्मा एंड क्या है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। यस, क्या है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन वही एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे होएगा? साइटोप्लाज्मा में होएगा। ये आपके 4 डिफरेंसेस क्लियर। ये आप अच्छे से बनाएं कि कौन ये डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको ये चारों पॉइंट क्लियर करने हैं, लिखने हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे अलोंग विद द आंसर। बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यहां पे आपको डिफरेंस बताना है किसके फीचर्स के बीच में? एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स। आप सभी ने पढ़ा होगा, आपका बायोलॉजी का चैप्टर है, वहीं से उठाया गया है। ठीक है, यहां पे क्या बताना आपको? एक्वायर्ड ट्रेड्स और इनहेरिटेड ट्रेड्स। एक बेसिक डिफरेंस आपको पता है। इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं वो गुण जो हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक जो हमारी पेरेंट्स से जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होके आए हैं। और एक्वायर्ड मतलब मैंने एक्वायर किया है। जस्ट लाइक मैंने कोई स्किल सीखा तो मेरा ट्रेड हो गया। मान लो मेरे बॉडी में कोई इंसिडेंटली कोई एक्सीडेंट हो गया, मेरा एक लेग खराब हो गया, तो ये क्या है? ये इनहेरिटेड थोड़ी ना है, ये इनहेरिटेड ट्रेड नहीं है। ये कौन सा ट्रेड है? आपका एक्वायर्ड ट्रेड है। तो इसी तरीके से आपको 4 या 3 या फिर 2 डिफरेंसेस लिखने हैं। तो ये आपके सामने है 3 या 4 डिफरेंसेस। सॉरी, कितने डिफरेंसेस है? ये 4 डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस क्या कहता है? एक्वायर्ड ट्रेड्स और इनहेरिटेड ट्रेड्स के बीच में ध्यान से समझ लो। जो एक्वायर्ड ट्रेड्स डू नॉट चेंज द जर्म सेल। आपने कोई एक्वायर की है स्किल या फिर कोई गुण आप लोगों ने एक्वायर किया है तो जर्म सेल के ऊपर कोई आपका इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन क्योंकि ये आपकी जनरेशन टू जनरेशन आती है तो ये ब्रिंग चेंज इन द जर्म सेल। ये किस में बदलाव लेके आती है? जर्म सेल में बदलाव लेके आती है। दैट्स व्हाई ये जनरेशन टू जनरेशन ऑफस्प्रिंग में ये क्या होती है? आपकी ट्रांसफर होती है। कौन सी? इनहेरिटेड ट्रेड्स। और ये आपके क्या है? एक्वायर्ड ट्रेड्स। ये था आपका डिफरेंस नंबर फर्स्ट। डिफरेंस नंबर सेकंड क्या है आपका? कि जो आपके एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं, जैसे मान लो मेरी टांग किसी एक्सीडेंट में कट गई तो जरूरी थोड़ी ना है कि मेरी जनरेशन जो आएगी, जो मेरे बच्चे होंगे, उनकी भी कटी हुई टांग होगी। नहीं, क्योंकि ये ट्रांसफर नहीं होते हैं। जनरेशन टू जनरेशन एक्वायर्ड ट्रेड्स ट्रांसफर नहीं होते हैं। मान लो मेरे को टीचिंग का एक अच्छा नॉलेज है, ये जरूरी नहीं है कि मेरे बच्चे को भी जन्मजात इस चीज की नॉलेज हो। ठीक है, उसको इस चीज को एक्वायर करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? आपका एक्वायर्ड ट्रेड्स हो गया। और ये क्या है? इनहेरिटेड ट्रेड्स। तो यस, ये पास ऑन होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मतलब इनहेरिटेड जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं, जर्म सेल को भी इफेक्ट करते हैं। यही एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होते हैं? जो आपकी जर्म सेल को क्या करते? इफेक्ट नहीं करते, ना ही ये जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं? मूव ऑन होते हैं, पास ऑन होते हैं। क्लियर। अब आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड डिफरेंस क्या है? डू नॉट लीड टू इवैल्यूएशन, यानी कि यहां पे कोई विकास की संभावना नहीं है, इसकी वजह से कोई विकास नहीं हो सकता है। क्लियर। लेकिन यहां पे लीड होता है इवैल्यूएशन, यानी कि एक तरीके से विकास होता चला जाता है जनरेशन टू जनरेशन। अब फोर्थ पॉइंट बच्चों ध्यान से समझो, इसका एग्जांपल है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर किसी एक्सीडेंट में मेरी
टांग कट जाती है या कोई स्किल मैंने सीखा तो मेरा किस में है, एक्वायर्ड ट्रेड्स में। लेकिन इनहेरिटेड ट्रेड्स में मान लो मेरी डिफॉर्म लिम्स हैं बर्थ से ही ड्यू टू द जेनेटिक डिफेक्ट, तो बच्चों ये ट्रांसफर भी हो सकती है। क्लियर, ये आपका एक बड़ा एग्जांपल है। क्लियर, तो ये चारों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। अगर आपके सामने आता है इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक्वायर्ड ट्रेड्स का क्वेश्चन तो आप लोग इजीली उम्मीद करता हूं कर सकते हो। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली यार आप लाइक करो, जो आपको इस वीडियो में अभी तक अच्छा लगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी यार सेशन आप लोग शेयर कर सकते हो। इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, डेफिनेटली उस चीज का पे ऑफ तो होना चाहिए। और आई होप कि तीनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। बच्चों चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। आपको पता है न्यूट्रिएंट से एनर्जी लेने का जो प्रोसेस होता है वो न्यूट्रिशन होता है। अब यहाँ पे दो तरीके के न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्लियर, अब इनके बीच में डिफरेंस करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें एग्जैक्टली कैसे डिफरेंस करेंगे। पहला डिफरेंस है ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक में फूड इज मेड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जहां पे होगा जो प्लांट्स या एनिमल्स या बैक्टीरिया अपना खुद का भोजन बनाते हैं वो ऑटोट्रोपिक होता है। और उसमें क्या है कि फूड आपका बना होता है किससे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। लेकिन हेटेरोट्रोपिक में फूड इज ऑब्टेन्ड, ध्यान से समझो, फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां पे किससे मिलता है आपको, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। यहां पे किससे मिलकर बना होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ये पहला डिफरेंस था। सेकंड डिफरेंस क्या है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्लोरोफिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चाहिए ही चाहिए, इसके बिना नहीं हो सकता, ना ही सनलाइट के बिना काम चल सकता है। मतलब सनलाइट और आपका क्या, क्लोरोफिल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। लेकिन यहां पे कोई आपको क्लोरोफिल और सनलाइट की जरूरत बच्चों नहीं होती है। आगे चले, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के थ्रू ये अपना भोजन बनाते हैं। ध्यान से समझे, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के थ्रू ये क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। यहां पे कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता है जिसके थ्रू ये फूड क्या करे, प्रिपेयर करे। लास्ट एंड फाइनल, इट ऑकर इन ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ बैक्टीरिया है, ग्रीन है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करेगी तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर, और यहां पे इट ऑकर इन एनिमल एंड द इनएक्टिव प्लांट्स, मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं और कुछ ऐसे क्या है, एनिमल, जिनमें ये क्या होता है, आपका हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। क्लियर, तो चारों डिफरेंसेस अच्छे से बना लो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आ सकता है, काफी बार रिपीट होता है। अच्छा, दो टिश्यू का जिक्र हमने किया था, जाइलम और फ्लोएम, दोनों का डिफरेंस अब देख लेते हैं बराबर तरीके से। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है फाइनल एग्जामिनेशन में, ध्यान से देखो। जाइलम हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि प्लांट्स में जो वाटर और मिनरल जो ट्रांसपोर्ट होंगे वो किसके थ्रू होंगे, जाइलम के थ्रू होंगे। और फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम फूड को ट्रांसफर करेगा। ध्यान रखो, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और आपका फ्लोएम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये फर्स्ट डिफरेंस था। सेकंड डिफरेंस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर इज फ्रॉम अपवर्ड रूट टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब रूट से और एरियल पार्ट तक पहुंचाता है क्या, आपका ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम, यानी कि नीचे से ऊपर। लेकिन जो आपका फ्लोएम है ना, वो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों मूवमेंट कर सकता है। ध्यान से समझो, ये आपका अगला डिफरेंस था, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट डिफरेंस की तरफ। यह है ट्रांसपोर्ट इन जाइलम रिक्वायर्ड फिजिकल फोर्स सच एज द ट्रांसपिरेशन पुल, मतलब यहां पे फिजिकल फोर्स की आपको जरूरत होती है। और वो फिजिकल फोर्स यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है बच्चों, वो आपका एग्जांपल क्या है, वो है आपका ट्रांसपिरेशन पुल। क्लियर, लेकिन यहां पे ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड इन द फ्लोएम रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आप सभी ने पढ़ा होगा। एडीपी क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एमपी क्या होता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्लियर, तो यहां पे एनर्जी चाहिए और यहां पे फोर्स चाहिए, और उस फोर्स का नाम क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर, आई होप कि क्लियर हो गया होगा दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। ये भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन था तो सोचा हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ द एवियोली इन द लंग्स एंड द न्यूफ्रॉन इन द किडनी, मतलब न्यूफ्रॉन और एवियोली के बीच में आपको क्या करना, कंपेयर करना। तो ये लोग फटाफट से कर लेते हैं। ये एक तरफ एवियोली है, एक तरफ आपका क्या है, नेफ्रॉन। क्योंकि नेफ्रॉन किडनी में होता है तो इसलिए ये मेन फंक्शनल यूनिट है किडनी का, ठीक है। क्योंकि लंग्स में होता है इसलिए क्या है, मेन फंक्शनल यूनिट है किसका, लंग्स का। काफी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसकी वॉल थिन होती है और इसका सरफेस एरिया लार्ज होता है।
अच्छा, थिन वॉल इसकी भी होती है और इसका भी सरफेस एरिया क्या होता है, लार्ज होता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है, रिच सप्लाई विद द ब्लड वेसल, और यहां पे भी रिच सप्लाई विद द ब्लड वेसल। ये दो सेकंड पॉइंट हो गया क्लियर। यहां पे थिन वॉल, लार्ज सरफेस एरिया और रिच सप्लाई विद द ब्लड वेसल, यहां पे भी सेम केस है क्लियर। अब आगे चलते हैं। इट रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, ब्लड में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव करने का काम एल्वियोली करता है, लेकिन नेफ्रॉन क्या करता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट आपकी बॉडी से क्या करता है, ब्लड से, सॉरी आपकी ब्लड से नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उनको रिमूव करता है। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस आई होप कि क्लियर हो गया। तीन डिफरेंस है, आप लोग अच्छे से बना सकते हो। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, कंपेयर द न्यूरॉन्स, सॉरी नर्वस एंड द हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब कुछ ऐसे हैं जो नर्व के थ्रू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, कुछ हार्मोन्स के थ्रू। जैसे प्लांट में हार्मोन्स के थ्रू होता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। तो दोनों के बीच में बच्चों डिफरेंस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। ठीक है, पहला क्या, नर्वस सिस्टम, नर्वस सेल टेक पार्ट इन इट। सिंपल सी बात है, नर्वस सिस्टम है तो नर्वस सेल से बना होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे एंडोसाइरिन ग्लैंड क्या करती है, हार्मोन रिलीज करती है। तो यहां पे कौन पार्टिसिपेट करती है, एंडोसाइरिन ग्लैंड बच्चों पार्टिसिपेट करती है। अच्छा, नर्वस मैकेनिज्म में द सिग्नल ट्रेवल्ड क्विकली एंड रिस्पॉन्स इन क्विक, मतलब ये सिग्नल भी क्विक होएगा और उसका रिस्पॉन्स भी कैसा होएगा, क्विक होएगा। लेकिन ये क्विक नहीं होएगा, ये थोड़ा स्लो रहेगा। कौन सा, जहां पे हार्मोनल मैकेनिज्म होगा ना वो थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा, आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। अच्छा, सिग्नल्स ट्रेवल्स अलोंग द न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल जाते हैं। यहां पे ब्लड में जो आपका हार्मोन घुल जाता है और ब्लड के थ्रू ये आपके तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं। अच्छा, द इफेक्ट आर शॉर्ट लिव्ड, यहां पे जो इफेक्ट है वो कम टाइम तक रहता है, लेकिन यहां पे क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट होता है। ये जरूरी है, ये ध्यान से समझे, इंपॉर्टेंट, कि आपका हार्मोनल मैकेनिज्म में जो इफेक्ट है इन चीजों का वो कैसा होता है, प्रोलॉन्ग्ड होता है। लास्ट एंड फाइनल, सिग्नल्स आर ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स, यहां पे नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में क्या होते हैं, आपके सिग्नल ट्रांसफर होते हैं। यहां पे केमिकल्स की फॉर्म में क्या होते हैं, सिग्नल ट्रांसफर होते हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस है, हार्मोनल और नर्वस मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस होता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, एक बेसिक डिफरेंस। अब चलते हैं, बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ बच्चों। 8वां क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप सभी ने पढ़ा होगा सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। देखो, पहला क्या है, इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, राइट बात है, मेल और फीमेल गैमेट जाइगोट्स वाला सिस्टम होता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, क्लियर, डज नॉट इन्वॉल्व, यहां पे कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन यहां पे इन्वॉल्व होता है। इट रिक्वायर्ड 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स, जिसको पेरेंट्स बोलते हो, यहां पे एक से भी काम चल जाता है, क्लियर। अब आगे देखो, इट इंडिविजुअल प्रोड्यूस डू नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं होते पेरेंट्स के, कुछ वेरिएशन होता है, लेकिन यहां पे क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। किसमें, सेक्सुअल में, क्लोन भी बोल सकते हो एक तरीके से, इन सम हाउ केसेस, क्लियर। ऐसे ही आपका ये स्लो प्रोसेस है, ये आपका फास्ट प्रोसेस है, क्लियर है ना। ये एक बेसिक डिफरेंस है, ये इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस रखता है, इसमें कोई इवोल्यूशन की गुंजाइश नहीं होती है। ये बेसिक डिफरेंस है, एक में एक पेरेंट की जरूरत होती है, एक में 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है, क्लियर है। तो ये एक बेसिक बात है, एक में आपका जाइगोट बनता है, ऐसे ओवरी वगैरह का नहीं होता है, बेसिक डिफरेंसेस। अब इसमें आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, आसान है। दोनों का लगभग मीनिंग सेम होता है, लेकिन सम हाउ केसेस में डिफरेंस पूछा जाता है, तो आप लोग इसका जैसे ये स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग इसको बना सको, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा भी ना हो और क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको मिल जाए बच्चों, इजी लैंग्वेज में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन के बीच में एक क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, चलो चलते हैं और समझते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ताकि आपका ये क्लियर हो सके 10 के 10 क्वेश्चन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन। सबसे पहली बात समझो, रिफ्लेक्स एक्शन फास्टर है, लेकिन ये क्या है, आपका स्लो एक्शन है। जो आपका इनवॉलेंट्री एक्शन इज स्लो, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, आपका फास्ट होता है। इट कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन यहां पे कंट्रोल होता है मिड ब्रेन और मेडुला। ठीक है, मिड ब्रेन का कौन सा पार्ट, मेडुला, दोनों क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। अच्छा, जैसे इसका एग्जांपल दोगे तो ब्लिंकिंग ऑफ आई, सिल्वेशन। अच्छा, यहां पे क्या है, बीटिंग ऑफ हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन एटसेट्रा, ये सब किसके एग्जांपल है, इनवॉलेंट्री एक्शन के। इन्वॉल्व्स ऑन दी स्मूथ मसल्स, यहां पे कौन आपकी इन्वॉल्व होती है, सिर्फ और सिर्फ स्मूथ मसल्स, लेकिन यहां पे मे इन्वॉल्व आर मसल्स और ग्लैंड, दोनों मसल्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं और ग्लैंड भी हो सकती है। फर्स्ट, इंस्टेंट रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस विदाउट द थिंकिंग ऑफ ब्रेन, बिना दिमाग के सोचे इंस्टेंट रिस्पॉन्स होता है, किस केस में, रिफ्लेक्स के केस में, लेकिन इट ऑक्योर विदाउट यूजिंग
विल पावर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यहां पे ये विदाउट द विल पावर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यहां पे क्या करना पड़ता है, रिस्पॉन्स करना पड़ता है। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे, बेसिक तो नहीं कहूंगा, मोस्ट रिपीटेड बच्चों 10 ऐसे क्वेश्चन जो सीबीएसई हमेशा उठाता आया है अपने बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर में क्लास 10th के लिए। नॉट सीबीएसई पर बहुत सारे बोर्ड, जैसे हरियाणा बोर्ड हो गया, आपका चंडीगढ़ बोर्ड हो गया, पंजाब बोर्ड हो गया, जो भी स्टेट बोर्ड है, क्लियर है, ये सभी अपने इन क्वेश्चंस को उठाते हैं। तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ताकि आप एक डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने पॉइंट लिखने हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्लैरिटी आप लोगों को हो सके। उम्मीद करता हूं बच्चों सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अगर 1% भी अच्छा लगा, क्या आपको इस कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आता था या कौन सा आता था, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेशन में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।